नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीटीवी न्यूज और मैं आपके साथ चैताली राय। चलिए शुरू करते हैं आज की समाचार। वैशाख माह की पवित्र तिथि में धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना और मंत्र जाप का विशेष महत्व बढ़ गया है। श्रद्धालु भगवान विष्णु और शिव की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कई मंदिरों में सुबह से भजन, कीर्तन और विशेष आरती का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले प्रमुख पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगी है और पूजा सामग्री की खरीदारी तेज हो गई है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है। मेष और सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, जबकि वृषभ और कन्या राशि के लोगों को धन, लाभ और परिवार से सहयोग मिल सकता है। मिथुन और तुला राशि वालों को नई योजनाओं में सावधानी रखने की सलाह दी गई है। धार्मिक वातावरण के बीच लोग दान, पुण्य और पूजा पाठ में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे आध्यात्मिक माहौल और अधिक मजबूत होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन ने भारत स्वीडन संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का बड़ा फैसला लिया है। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में व्यापार और निवेश दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ेगा। आइसरो और स्वीडिश स्पेस एजेंसी मिलकर वीनस ऑर्बिटर मिशन पर काम करेंगे। पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से भी सम्मानित किया गया। बड़ी यूरोपीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत यूरोप व्यापार और निवेश को नई गति देने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मजबूत करने पर चर्चा हुई। स्टार्टअप और इनोवेशन सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने की भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी यात्रा पर नए टैक्स या सरचार्ज लगाए जाने की खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ कहा कि ऐसी किसी योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया तनाव के बीच विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। बयान के बाद CNBC TV 18 ने अपनी खबर वापस लेकर माफी भी मांगी। केरल में कांग्रेस नेता VD सतीसन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें और 20 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार को बधाई देते हुए केंद्र की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। UDF गठबंधन ने लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AIMS नागपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेकर मेडिकल शिक्षा और रिसर्च की सराहना की। समारोह में 210 छात्रों को MBBS, MD, MS और नर्सिंग की डिग्रियां तथा गोल्ड मेडल दिए गए। राष्ट्रपति ने 8 उत्कृष्ट छात्रों को प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य सेवाओं में मददगार है, लेकिन मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय व्यवहार विकास यात्रा की प्रशंसा की। कांग्रेस नेता VD सतीसन ने केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 20 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया, जिनमें कांग्रेस, IUML और UDF गठबंधन के नेता शामिल रहे। समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार को शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित बीजेपी कार्यालय में पहला जनता दरबार आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और आम नागरिक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में चल रहे ब्रोकर राज पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
अब सभी अस्पताल कर्मचारियों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य होगा और बेड उपलब्धता डिजिटल बोर्ड पर दिखाई जाएगी। राज्य सरकार अस्पताल सेवाओं की निगरानी के लिए 24 घंटे का केंद्रीय कंट्रोल रूम भी तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी मिली। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े मामलों के अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दी। वहीं लखनऊ में चारबाग से वसंत कुंज तक 5,801 करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजना को भी मंजूरी मिली। आगरा मेट्रो विस्तार, मिर्जापुर पावर ग्रिड अपग्रेड और राम मनोहर लोहिया संस्थान में आधुनिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मानसून तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और सभी विभागों को तुरंत प्री मानसून कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। सरकार ने बाढ़ और जल भराव रोकने के लिए 9 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नदी और नालों की सफाई तेज कर दी गई है, जबकि खतरनाक जल क्षेत्रों के पास चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। सभी 12 तालुकों में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय किए गए हैं और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू और राज्य कैबिनेट ने नया डिजिटल इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू करने को मंजूरी दी है। अब QR कोड आधारित EILP चेक गेट्स पर स्कैन किया जाएगा, जिससे फर्जी परमिट पर रोक लगेगी। नए सिस्टम में आधार सत्यापन और कुछ श्रेणियों में पुलिस जांच भी अनिवार्य होगी। बाहरी मजदूरों को लाने वाले स्थानीय ठेकेदार उनकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना और 2 साल तक प्रवेश प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार और RBI विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बॉन्ड ब्याज पर लगने वाले विथहोल्डिंग टैक्स को 20% से घटाकर 5% करने पर विचार कर रहे हैं। इस फैसले का उद्देश्य विदेशी निवेश बढ़ाना और रुपये को मजबूती देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंचे टैक्स की वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बना रहे थे। सरकार को उम्मीद है कि टैक्स कम होने से लंबी अवधि का निवेश बढ़ेगा। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तेल कीमतों और वैश्विक आर्थिक दबाव का असर अभी भी बना रह सकता है। शेयर बाजार से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सेक्शन 54 EC बॉन्ड के जरिए टैक्स छूट नहीं मिलती। ये सुविधा केवल जमीन या भवन बेचने से हुए मुनाफे पर लागू होती है। सूचीबद्ध शेयरों पर 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री रहता है, जबकि उससे ऊपर 12.5% टैक्स देना होता है। सरकार समर्थित NHAI, REC, PFC और IRFC बॉन्ड में निवेश कर प्रॉपर्टी बिक्री पर टैक्स बचाया जा सकता है, लेकिन शेयर बाजार के मुनाफे पर यह नियम लागू नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न की मूल समय सीमा चूकने वाले करदाताओं को अब बेल्टेड ITR दाखिल करना होगा। देरी से रिटर्न भरने पर 5 लाख रुपए से अधिक आय वालों को 5,000 रुपए और कम आय वालों को 1,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी लगेगा। देर से रिटर्न दाखिल करने पर बिजनेस, कैपिटल और स्पेकुलेशन लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा सकेंगे। तय समय सीमा पार होने पर ITRU दाखिल किया जा सकता है, लेकिन नई टैक्स छूट का दावा नहीं होगा। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने लगा है। 4 साल बाद तेल कंपनियों ने ईंधन दरों में बदलाव किया है। नई कीमतों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 की जरूरतों की वस्तुओं पर भी दिखाई दे सकता है। कई शहरों में लोग नई कीमतों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। मजबूत डॉलर और बढ़ती ऊर्जा लागत के कारण सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना लगभग 1,56,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जिसमें करीब 710 रुपये की कमी आई है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जो करीब 650 रुपये सस्ता हुआ है। दूसरी ओर चांदी की कीमत लगभग स्थिर रही और इसका भाव करीब 2,71,760 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया, जिसमें हल्की बढ़त देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और पश्चिम एशिया के हालात की वजह से कीमती धातुओं के दाम लगातार प्रभावित हो रहे हैं। निवेशक अब वैश्विक बाजार के संकेतों और कमोडिटी ट्रेडिंग पर नजर बनाए हुए हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी
23,450 से 23,500 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 23,900 से 23,950 पर बड़ा रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी 53,710 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में पावर ग्रिड, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स, ग्लैंड फार्मा और एम्बर एंटरप्राइजेस के शेयरों पर निवेशकों की खास नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक तनाव आने वाले कारोबार पर बड़ा असर डाल सकते हैं। दर्शकों, पेजेस 2.0 का वैश्विक रोल आउट शुरू किया है, जिसमें रियल टाइम वेब सर्च, एडवांस रीजनिंग और हिंदी बंगाली जैसी भाषाओं में नेटिव इमेज रेंडरिंग की सुविधा दी गई है। कैंसर उपचार में भी एआई ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल में एआई आधारित रेडियोथेरेपी प्लानिंग को बेहद प्रभावी बताया गया। https://giotto.ai ऊथ_source chatgpt.com ने एंटरप्राइज एआई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे कंपनियां अपने सर्वर पर चला सकेंगी। प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर पोस्टमार्टम जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस कांस्टेबल राकेश कुमार पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रामनगर थाने में तैनात राकेश छुट्टी पर अपने घर आए थे, तभी उनके दोस्त राकेश मिश्रा ने पार्टी के बहाने घर बुलाया। देर रात किसी विवाद के बाद आरोपी ने बेहद करीब से उनके सिर में गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी के भाई ने घायल कांस्टेबल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस हत्या के कारणों की जांच करते हुए आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईयू टीम ने बोरीवली रेलवे स्टेशन से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित एक आश्रम के बाहर कच्चे बम फेंकने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रॉकी खान और शहादत सरकार के रूप में हुई है, जो मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। घटना के बाद दोनों गीतांजलि एक्सप्रेस से फरार हो गए थे। पुलिस पूछताछ में दोनों ने मामले में शामिल होने की बात कबूली। हमले में 2 बम फटे थे, जिससे जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में 30 वर्षीय महिला का शव घर के अंदर गला कटा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। महिला 2 बच्चों की मां बताई जा रही है और कृष्णा नगर के वार्ड नंबर 7 में रहती थी। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाने शुरू किए। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हत्या की असली वजह तथा आरोपी की पहचान के लिए लगातार जांच कर रही है। तेलंगाना में कई सनसनीखेज अपराध मामलों ने लोगों को झकझोर दिया। सूर्यापेट के थुमाला पेना पहाड़ गांव में जमीन विवाद को लेकर सुरुगी सैदुलू ने अपनी बहन अंजम्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी। अंजम्मा अपनी जमीन छोटी बहन के नाम करना चाहती थी। वहीं सिकंदराबाद के एनटीपीसी बिल्डिंग इलाके में शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े में नरसिंहलू की बोतल से हमला कर हत्या कर दी गई। मोइनाबाद डबल मर्डर केस में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कर्ज से बचने के लिए कई महिलाओं को निशाना बनाने की साजिश रची थी। इसी इलाके के एक फार्म हाउस स्विमिंग पूल में बैंक सिक्योरिटी कर्मचारी
गिरफ्तारी हुई। वहीं 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत से जुड़ी समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। फराश खाना इलाके में दिल्ली पुलिस ने नकली मशीनरी बेयरिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5000 से ज्यादा फर्जी सामान बरामद किया। साइबर सेल ने कनाडा वीजा के नाम पर 1.83 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले इमिग्रेशन कंसल्टेंट को भी गिरफ्तार किया। रोहिणी कोर्ट में वकीलों ने एक जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में गर्भवती महिला हीराबाई की घरेलू हिंसा के दौरान हुई दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति प्रदीप अगरिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शराब के नशे में हुए विवाद के बाद आरोपी ने पत्नी पर बेरहमी से हमला किया। हीराबाई 3 महीने की गर्भवती थी और पोस्टमार्टम में कई गंभीर चोटों की पुष्टि हुई। आरोपी ने अस्पताल में इसे सड़क हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन शक बढ़ने पर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तमिलनाडु में चुनाव और अपराध से जुड़े कई बड़े मामले सामने आए। तिरुचि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिंगापुर नागरिकता रखने वाली 51 वर्षीय मुमताज बेगम को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अवैध रूप से मतदान किया था। इस मामले के बाद चुनाव आयोग ने राज्य भर में फर्जी वोटिंग मामलों की व्यापक जांच शुरू कर दी है। वहीं तिरुनेलवेली जिले के पनागुडी इलाके में बाइक सवार 2 हेलमेट पहने बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला की सोने की चेन छीन ली। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर नई सरकार ने संगठित अपराध और नशे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। राज्य भर में 65 एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स यूनिट तैनात की गई हैं और स्कूल, मंदिर व बस स्टैंड के पास स्थित 700 से ज्यादा शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। पंजाब के तरन जिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़े ज्वेलर विक्रमजीत सिंह उर्फ बंटी और उनके पिता कुलवंत सिंह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई उनके घर, ज्वेलरी शोरूम और एक लग्जरी विला समेत 3 जगहों पर हुई। जांच एजेंसी संदिग्ध बैंक लेन देन, कारोबारी रिकॉर्ड, गोल्ड स्टॉक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। ईडी ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस को शामिल नहीं किया और 4 निजी बैंकों के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर दस्तावेजों की जांच की। देश भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। एक तरफ उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली, जयपुर और लखनऊ में तेज गर्म हवाओं के साथ गर्म रातें लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में भी लू का असर रहेगा। दूसरी ओर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश, बिजली और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी गरज, चमक और आंधी का खतरा बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में धूप से बचने और समुद्री इलाकों में मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों का अपडेट यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।